नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके जो एग्रीकल्चर मीटियोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसकी हम वापस से बात करने वाले हैं। पहले हमने इसमें 5 क्लासेज कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। फिर बीच में हमने सॉइल साइंस स्टार्ट की थी, सॉइल साइंस की थोड़ी बातें की। उसके बाद में हम वापस से जो है आपके एग्रीकल्चर मीटियोलॉजी पे आ जाते हैं और इसमें आज हम नया पोर्शन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा याद दिलाऊँ तो थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता होगा, हमने रिसोर्स कंप्लीट कर लिए थे। क्या कंप्लीट कर लिए थे? रिसोर्स की बातें हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपके इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पर्यावरण से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इतना प्यारा टॉपिक है, इतना प्यारा टॉपिक है कि मजा आने वाला है आपको, ठीक है? क्योंकि जो चीजें हम देखते हैं और जो हम खुद हैं, उसी चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम फूड चेन की बात करते हैं, ठीक है, खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं, तब हम उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि पर्यावरण का जो है अपने जैविक और अजैविक घटकों के साथ का जो संबंध है उसको हम देखते हैं, तो वो हम खुद भी महसूस करते हैं, हम खुद भी उस चीज से गुजर रहे हैं, ठीक है। जिस चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं, हमारा भी एक इकोसिस्टम है, हमारी भी एक इकोलॉजी है, इसलिए हमसे जुड़ी हुई चीजें हैं ये, ठीक है। हमारा पर्यावरण के साथ कैसा रिलेशन है, इस बात का हम अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट और बहुत ही इजी सब्जेक्ट रहने वाला है। कुछ बच्चे जो है कमेंट कर रखा था, जो है बच्चों ने मैसेज कर रखा था कि सर थोड़ा सा आप लेंथी पढ़ाते हो, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाते हो, ये कह रहे थे बच्चे। तो देखो बच्चों, जो लेंथी है ना, वो आपको थोड़ा सा लग सकता है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये कुछ इसी प्रकार का है, ठीक है। इसमें आपको चीजें बहुत सारी मिलेगी, लेकिन बहुत इजी मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल इजी इजी चीजें जो आप है ना एक बार पढ़ के ऐसे महसूस करोगे, अरे सर ये तो हमें पता था, इसमें क्या बताना है, ये तो हमें पहले से ही पता था। लेकिन क्योंकि सारा कंटेंट देना जरूरी है, क्या पता किसी बच्चे को वो चीज पता है या नहीं है, ये हमें थोड़ी पता है। भाई मान लो 50% बच्चों को एक बात पता है कि हमारा जो पृथ्वी है उस पे ऊर्जा का एक मुख्य सोर्स के रूप में मुख्य स्रोत सूर्य है, ठीक है। सूर्य को हम ऊर्जा का सोर्स मानते हैं, और यही है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो यहाँ से ही मिल रही है। अब कुछ बातों बच्चों को ये बात समझ में आ सकती है और कुछ को क्या पता ये बात पता ना हो, ठीक है। तो हमारा तो दायित्व यही रहता है कि सारी चीजें कंप्लीट करते हुए चले, ठीक है। तो कुछ बच्चों को ये जो लेंथी लग सकता है, तो इसको एक बार सुन लो ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं लग रहा है या जो ठीक है मामला, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमारा काम है कि सिलेबस कंप्लीट करवाना और सही ढंग से करवाना। बाद में ये ना हो कि सर हमारे पास तो लिखने का मैटर ही नहीं बचा, ठीक है। ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और ऐसे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। जब हम इनकी बात करते हैं ना, एनवायरमेंट स्टडीज की बात करते हैं, या इसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कि एग्रीकल्चर से रिलेशन कम रखते हैं, या मान लो एग्रीकल्चर से उनका रिलेशन तो है लेकिन वो कम इंपॉर्टेंट है, उनमें लिखना ज्यादा पड़ता है। एक ह्यूमन वैल्यूज नाम का जो है आपके कोर्स चलता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अभी तो जो है 6 डिवीजन से तो उसको हटा दिया है शायद, लेकिन हम थे उस टाइम पे ह्यूमन वैल्यूज के नाम से। अब उसमें बिल्कुल सामाजिक बातें, जो हम व्यवहार की बातें करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये काम करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, ठीक है, कर्तव्य क्या होता है, हमारी ड्यूटी क्या है, ये बेसिक बातें जो हम समाज से सीखते हुए आते हैं, वो चीजें थी। फिर भी पढ़ना पड़ता था और उसमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता था, बेक आती थी उसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसा ही एक्सकॉम के साथ है, जो आपका रूरल सोशियोलॉजी है उसके साथ है, वहां पर हमें लिखना ज्यादा पड़ता है। चीजें हमें सारी पता है कि हाँ हाँ ऐसे होता है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी लिखना पड़ता है। तो वही ये सब्जेक्ट है, इसमें आपको लिखना पड़ सकता है, बाकी चीजें बहुत इजी है, ठीक है। तो हम ये चर्चा करके अब स्टार्ट करते हैं और इकोलॉजी के डेफिनेशन से हम चीजों को समझते हैं, ठीक है। देखो, जहां पर भी दो चीजें आ जाए, एक तो जीव और दूसरे अजीव, अजैविक घटकों के मतलब जैसे मिट्टी हो गई, वायु हो गई, पानी हो गया, ठीक है, इन दोनों का परस्पर जहां पर भी संबंध आ गया, इसका मतलब हम इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इकोलॉजी की। यानी कि एक तो जीव होने चाहिए और एक निर्जीव होने चाहिए। सजीव और निर्जीव दोनों चीजों के बीच का जो परस्पर संबंध होता है, इसी को हम इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। बिल्कुल इजी चीज है, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज है, पारिस्थितिकी इसी को कहा जाता है। आई बात समझ में? तो शॉर्ट में लिखने के लिए मैं ये कह सकता हूं
कि जैविक और अजैविक घटकों का संबंध, अजैविक व जैविक घटकों का संबंध। बस इस बात को समझ लो आप, तो सिंपल चीज है। संबंध कैसे? जैसे मान लो हम श्वास ले रहे हैं, तो हम तो श्वास ले रहे हैं, हम खुद तो जीव है, लेकिन क्या वायु जीव है? वायु तो जीव नहीं है, वो तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा बहुत सारी गैसों का एक समूह है। ठीक है, गैसों का क्या है? एक ग्रुप है। इसी के अनुसार हम कहते हैं कि मिट्टी में सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव खुद तो जीवित है, लेकिन मिट्टी के कण क्या जीवित है? जीवित नहीं है। इसका मतलब उनके और उनके बीच में संबंध है। टेम्परेचर और हमारे बीच में संबंध है। जहां पर टेम्परेचर हाई हो जाता है, जीवों की संख्या वहां पर कम हो जाती है। मरुस्थल में देख लो आप, कितने कम जीव है। ठीक है, कुछ चुनिंदा जीव पाए जाते हैं, कुछ चुनिंदा प्लांट है। ठीक है, जैसे खेजड़ी का पौधा है, जैसे आंख वाला पौधा है, केर के पौधे हैं, ये आपके मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ज्यादा विविधता वहां पे नहीं है। लेकिन जहां पर हम पानी वाले इलाकों में आ जाते हैं, किसी जंगल में आते हैं, तो वहां पर करोड़ों स्पीसीज दिखाई देती है, करोड़ों कीट होते हैं, करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अजैविक घटक है वो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ते ही सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो जाती है। एक लिमिटेड टेम्परेचर में सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कम होता है तो भी सूक्ष्म जीव कम हो जाते हैं। जैसे जो आपके हम कहते हैं जो ठंडे मरुस्थल होते हैं, जो बर्फबारी वाले इलाके होते हैं, वहां पर भी पेड़ पौधों की कुछ चुनिंदा जो है किस्में पाई जाती है, कुछ चुनिंदा स्पीसीज होती है, कुछ मुख्य चुनिंदा आपके क्या होते हैं, ये आपके सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, और वहां पर लोग भी कम ही रहते हैं। तो जिस एनवायरमेंट में हमारे लिए सुटेबल जो वातावरण होता है चारों ओर, अजैविक जो घटक है वो हमारे लिए सुटेबल है, उस एरिया में सूक्ष्म जीवों की मात्रा, उस एरिया में जीवों की मात्रा ज्यादा होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जैविक घटक और अजैविक घटकों का क्या होता है? परस्पर संबंध होता है। बात समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, पहला तो ये समझना, दूसरा होता है इको शब्द आ जाता है इकोसिस्टम। क्या है? इकोसिस्टम। अब ये जो इकोसिस्टम है ये आपके इकोलॉजी का ही एक पार्ट है। ठीक है, क्या है? इकोलॉजी का ही एक पार्ट है। सबसे पहले ये जो इकोलॉजी, इकोसिस्टम जो टर्म है, शब्द है, ये किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था। ठीक है, किन्होंने दिया था? एजी टेंसले द्वारा ये दिया गया था। सर ये क्या है? तो जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो पूरे संसार में जितनी भी इकोलॉजी है, जितने भी जीव अजैविक घटक है, उनके मध्य में जो संबंध है उसको तो हम इकोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है, उसको तो हम क्या कह रहे हैं? इकोलॉजी। लेकिन इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इकोलॉजी का ही एक छोटा रूप है। जैसे हम कहते हैं मरुस्थलीय इकोसिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ? मरुस्थल में रहने वाले जो जीव हैं उनका और वहां पर रहने वाले जो घटक है उनका परस्पर संबंध, वो क्या है? मरुस्थलीय इकोसिस्टम है। ठीक है, दूसरी तरफ पारितंत्र, इसको हिंदी में हम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पारितंत्र इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो ये तो साइंस की एक शाखा है, उसी का ये एक डिवीजन है। अब देखो इकोसिस्टम, जैसे आपने सुना होगा कि ये मरुस्थल का तो हो ही गया, समुद्री इकोसिस्टम। ठीक है, या समुद्री पारितंत्र, इसका मतलब क्या हुआ? समुद्र में रहने वाले जीव और पानी। ठीक है, उन्हीं का संबंध होगा, पानी मुख्य रूप से, और उसमें जो टेम्परेचर है, उसमें जो ऑक्सीजन है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें और कोई जीव है, उनका परस्पर संबंध ही क्या है? आपका इकोसिस्टम है। इसका मतलब इकोसिस्टम कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, यदि हम मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो वो मरुस्थलीय पारितंत्र हो गया। यदि हम जो है टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं, स्थलीय की बात करते हैं, ठीक है, नदियों वाले जो इलाके हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक अलग इकोसिस्टम आ जाता है। समुद्र वाले एरिया में अलग इकोसिस्टम होता है, तालाब में एक अलग इकोसिस्टम है, झील में एक अलग इकोसिस्टम है, खेत में एक अलग इकोसिस्टम होता है। ठीक है, खेत में जो फसलें होती है उनपे जो कीट लगते हैं उनका, और उस वहां की मिट्टी का, वहां के टेम्परेचर का एक अलग इकोसिस्टम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि इकोसिस्टम एक छोटे से रूप से लेकर एक बड़े रूप तक हो सकता है। ठीक है, इकोसिस्टम कहां-कहां से हो सकता है? हम कहते हैं कृत्रिम इकोसिस्टम के रूप में, जब हम आर्टिफिशियली खुद तैयार करते हैं। जैसे हमने एक पॉन्ड बना लिया, ठीक है, उसमें पानी डाला, पानी डाल के हमने उसमें मछली पालनी स्टार्ट कर दिया, तो मछलियों का, उस पानी का और वहां के टेम्परेचर का एक इकोसिस्टम बन गया।
ठीक है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा मछलियों की संख्या कम हो जाएगी, जैसे ही सुटेबल टेम्परेचर होगा मछलियों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके साथ में यदि खाद्य की कमी होती है, खाने की कमी होती है तो मछलियों की संख्या कम हो जाएगी, जैसे ही खाना बढ़ता है मछलियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इन जीवों का और अजैविक घटकों का क्या होता है, संबंध होता है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी चीज को हम इकोलॉजी और इकोसिस्टम के रूप में जानते हैं। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी का ही एक छोटा रूप होता है। ठीक है, इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मरुस्थलीय इकोसिस्टम हो गया, स्थलीय हो गया, इसके अलावा हम कहते हैं समुद्री इकोसिस्टम हो गया। ये तो बड़े बड़े प्रकार है। इसके अलावा दो प्रकार जो मुख्य रूप से हम देखते हैं वो होते हैं, एक तो कृत्रिम इकोसिस्टम और एक नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, हम इनको बनाने के आधार पर, जैसे खेत को हम तैयार करते हैं, खुद खेत में जुताई करेंगे, बीज डालेंगे, बीज डाल के हम फसल उगाएंगे, फसल की वजह से वहां पर कीट आएंगे, रोग आएंगे, रोग कारक आएंगे और उनका एक इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। ठीक है, वहां के जो घटक है और वहां के जो जैविक घटक है उनका एक इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। तो वो क्या हो गया, वो कृत्रिम इकोसिस्टम हो गया जो हमने तैयार किया है। ठीक है, आई बात समझ में। तो एक तो क्या होता है, कृत्रिम इकोसिस्टम होता है, और एक क्या होता है आपका प्राकृतिक इकोसिस्टम होता है। प्राकृतिक में तो आपके सारे ये मरुस्थल ये सब आ जाएंगे, क्योंकि मरुस्थलों को हम थोड़ी डेवलप करते हैं, समुद्र को हमने थोड़ी डेवलप किया है, तालाब बड़ा तालाब हम थोड़ी बनाते हैं, झीलें बड़ी झीलें हम थोड़ी, हालांकि ये झीलें हम बनाते हैं लेकिन इनमें इकोसिस्टम एक तरह से क्या होता है, नेचुरली ही डेवलप होता है। उसमें मछलियां हम थोड़ी छोड़ने जाते हैं, हम तो पानी इकट्ठा करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें सारे जीव आ जाते हैं, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज आ जाती है। वो कैसे आती है, वो आपके इकोसिस्टम के द्वारा ही डेवलप होती है। ठीक है, जैविक अजैविक घटकों के द्वारा ही डेवलप होती है। कृत्रिम में दो चार एग्जांपल है, ज्यादा नहीं है। एक तो जो हम खेत तैयार करते हैं वो कृत्रिम में आता है। एक आपने देखा होगा जो हम सजावट के तौर पे काम में लेते हैं, एक कांच का सा जो है, मतलब स्क्वायर सा एक बक्सा रखते हैं कांच का, उसमें पानी भर लेते हैं, उसमें रंग बिरंगे जो है पत्थर रखते हैं और उन पत्थरों के बीच में कुछ मछलियां छोड़ देते हैं, मछलियां इधर उधर घूमती रहती है, वो बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, इस प्रकार का इकोसिस्टम हमने तैयार किया है, तो उस इकोसिस्टम को भी हम कृत्रिम ही कहेंगे। इसके अलावा हम मान लो कोई फूल लगा रहे हैं, कोई बाग लगा रहे हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, वो हमारे द्वारा डेवलप किया हुआ इकोसिस्टम ही होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि दो प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम के घटक कौन कौन से हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको, अब हम इकोसिस्टम का थोड़ा सा जो घटक है उनको और थोड़ा ब्रॉडली एक्सप्लेन करेंगे और उनको सीखेंगे। देखो, इकोसिस्टम में दो चीजें होती है, एक तो अजैविक घटक होता है। क्या होता है, अजैविक घटक, इनको हम एबायोटिक भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एबायोटिक भी कह सकते हैं। ऐसी चीजों को आप थोड़ा सा इंग्लिश में ही लिखा करो। ठीक है, ये अच्छी भी लगती है और इनसे जो है थोड़ा सा अट्रैक्शन भी बढ़ता है कॉपी का। ठीक है, तो जो चीजें बिल्कुल कॉमन है, जैसे बायोटिक एबायोटिक बिल्कुल कॉमन चीज है, इकोसिस्टम बिल्कुल कॉमन चीज है, कोई भी समझ जाएगा इसको लिख के आओगे तो। इकोलॉजी बिल्कुल कॉमन चीज है, लिख सकते हो आप। ठीक है, तो जो कॉमन पॉइंट्स है या कॉमन टर्मिनोलॉजी है उनको अधिकतर इंग्लिश में ही लिखा करो और इंग्लिश आपके बहुत काम में आएगी। ठीक है, जितने अच्छे से सीखोगे, जितना प्रयास करोगे, उतनी ही आपके ये काम में आएगी, आगे भी बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी से प्रयास करते रहो। अभी तो फर्स्ट ईयर में ही आए हो तो आपके पास मौका है, आराम से आप सेकंड ईयर तक है ना इंग्लिश में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, क्या करोगे, इंग्लिश में शिफ्ट हो जाओगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर कंटेंट नहीं मिलता है। ठीक है, क्या नहीं मिलता है, कंटेंट, पढ़ने के लिए चीजें नहीं मिलती है, फिर हम कहीं पे ढूंढते हैं ना तो इंग्लिश में ही मिलती है, फिर दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है। इसलिए अभी से चीजों को समझने का प्रयास करो। देखो, अजैविक घटकों में बहुत सारे घटक होते हैं। ठीक है, इसमें आपके मुख्य रूप से हम कहते हैं, एक तो तापमान, तापमान प्रभावित करता है, बिल्कुल प्रभावित करता है। गैस अलग अलग प्रकार की, जिसको हम वायु भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपके वायु भी होती है। पानी प्रभावित करता है, ह्यूमिडिटी प्रभावित करती है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, आर्द्रता। ठीक है, ह्यूमिडिटी भी प्रभावित करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता कहते हैं। क्या मृदा प्रभावित करती है, बिल्कुल मृदा प्रभावित
करती है। अलग अलग प्रकार की जो मृदाएं होती है वो अलग अलग इकोसिस्टम बनाती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि काली मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार की स्पीसीज उगती है। ठीक है, जो आपके ग्रेवल होती है, जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है, वहां पर विशेष प्रकार के पौधे उगते हैं। इसको मतलब ये कहीं ना कहीं वहां के पौधों को प्रभावित कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक अजैविक घटक हो गया। दूसरी तरफ जैविक की बात करते हैं तो जैविक में आपके कई प्रकार की चीजें होती है। एक तो हो गया आपके पादप, एक हो गए आपके जंतु। दो चीज तो ये हो गई। कहीं कहीं पे आपको है ना पादप और जंतु की जगह आपके फ्यूना और फ्लोरा लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, पादप को हम फ्लोरा भी बोलते हैं। फ्लोरा में वो सारी चीजें आ जाती है जो कि प्लांट से रिलेटेड है, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, पेड़ पौधे हो, जो जितने भी पौधे जो कि अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, खुद अपना भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, स्वपोषी होते हैं। उन सबको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा से इनको जो है दर्शाते हैं, फ्लोरा। ठीक है, और एक होता है फ्यूना या फोना भी इनको कह सकते हैं। तो ये चीज होती है, ध्यान रखना इसका। कहीं कहीं पे ये दोनों शब्द भी आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है एक चीज और है, सूक्ष्म जीव। ठीक है, वैसे सूक्ष्म जीवों को हम प्लांट में, एनिमल में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अलग से लिख लेना। ये भी क्या होते हैं, आपके जो आपका इकोसिस्टम होता है उसके एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं, तो आपने सुना होगा डिकम्पोजिशन का काम। जितनी भी सड़ी गली चीजें हैं, यदि हम ये मान के चले कि कुछ टाइम के लिए इस पृथ्वी से हम सूक्ष्म जीवों को हटा दे, ठीक है, कि इनको एब्सेंट कर दो, इनको यहाँ से भगा दो, क्योंकि ये हमारे बीमारियां करते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, कई प्रकार के जो है इन्फेक्शन करते हैं, तो इनको यहाँ से भगा दो। तो वो बेटा होने वाला ये है कि फिर हमारी पृथ्वी भी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से सड़ जाएगी। क्यों सड़ जाएगी, क्योंकि यदि सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे तो जितनी भी चीजें मरती हैं, ठीक है, पेड़ पौधे के पत्ते सूख जाते हैं, डालियां टूट जाती है, फल टूट जाते हैं, वो गिर जाते हैं, उसके बाद में उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, वो पड़े रहेंगे, ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे, और ऐसा लंबे समय तक चलता रहेगा, तो ये पृथ्वी क्या बन जाएगी, कूड़ादान बन जाएगी। ठीक है, चारों ओर क्या हो जाएगा, आपके कूड़ा करकट ही कूड़ा करकट होगा। आप खुद ही सोच के देखो, यदि आपके आंगन में एक पौधा लगा हुआ है और उस पौधे के पत्तियों को आप जैसे वहां पर पड़े हैं वैसे के वैसे ही पड़ा रखते हो, ठीक है, उनको डिकम्पोज नहीं होने देते हो, तो क्या वो ढेर नहीं लग जाएगा वहां पे पौधों का? क्योंकि पौधा तो क्या करता रहेगा, नई नई पत्तियां आती रहेगी, पुरानी झड़ती रहेगी, तो वहां पे पत्तियों का एक ढेर बन जाएगा। और ऐसा ही होगा जब सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे, हम मरेंगे, हमारी बॉडी का डिकम्पोजिशन नहीं होगा। ठीक है, या मान लो और बहुत सारे जो जीव हैं उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, और नहीं होगा तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। जब ऐसे ही पड़े रहेंगे तो आपकी पृथ्वी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि हर चीज की रिसाइकलिंग होना जरूरी है। तो रिसाइकलिंग में सूक्ष्म जीवों का अहम रोल होता है। ठीक है, कई प्रकार की स्पीसीज होती है, करोड़ों स्पीसीज है आपके सूक्ष्म जीवों की, लाखों प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, आपके मिट्टी में ही पाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी की जो लेयर होती है ऊपर वाली, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, करोड़ों सूक्ष्म जीव आपके आसपास में जो है हवा में घूमते रहते हैं। ठीक है, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव और अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है, और ये क्या होते हैं, जैविक घटक ही होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। अजैविक घटकों में आपके क्या है, मुख्य रूप से ये सारी चीजें हैं। इसमें आप एक चीज और लिख सकते हो, तापमान के साथ में प्रकाश लिख सकते हो। ठीक है, प्रकाश और तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता है। प्रकाश तापमान की ही एक क्या होती है, फॉर्म होती है, एनर्जी की ही एक फॉर्म है। ठीक है, वो चीज देखने को मिलती है। बाकी ये सारी चीजें आपको पता है। ये बातें हो जाने के बाद में हम ये कहेंगे कि इकोसिस्टम काम क्या करता है, सर हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको? तो देखो, इकोसिस्टम के दो इंपॉर्टेंट काम है, यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बनती है। इकोसिस्टम के क्या है, दो इंपॉर्टेंट पार्ट, वो काम है। फिर हम जो है आगे आगे की जो क्लासेज रहेगी उसमें कंपोनेंट की बात करेंगे कि इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इनके दो इंपॉर्टेंट कामों की। क्या क्या काम है? एक तो ये क्या करते हैं, पुनः चक्रण करते हैं। बात समझना, क्या करेंगे, पुनः चक्रण करेंगे। सर ये पुनः चक्रण क्या होता है, अभी समझ में आएगा। रिसाइकलिंग, अब तुम समझ जाओगे। ठीक है, रिसाइकलिंग इसका मतलब क्या हो गया, हर चीज को रिसाइकल करने का काम किसका है, इकोसिस्टम का है। और दूसरा इकोसिस्टम का क्या काम है, ऊर्जा प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह है। ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऊर्जा
परवाह है, ये चीज देखने को मिलती है। यानी कि आपके एक तो क्या होता है, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे कोई सा भी तत्व हो, उन सब की रिसाइकलिंग का काम, यानी कि उनको ऊपर से नीचे घुमाने का काम किसका है, इकोसिस्टम का है। समझ में नहीं आया? अभी एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कार्बन है, ठीक है, क्या है, कार्बन है, और कार्बन ऐसा तत्व है जो हर प्रकार के जीव में, हर प्रकार के जो है अजैविक घटक में पाया जाता है, ठीक है। जैविक घटकों के तौर पे हमारे शरीर को देख लो, अधिकतर हमारा जो शरीर बना हुआ है वो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, या आपके फैट से, ठीक है, एंजाइम से, इनसे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और इनमें एक कॉमन चीज है कि ये कार्बन के क्या है, कार्बन के जटिल जो है कार्बनिक पदार्थ है एक तरह से, ठीक है। तो वो कार्बनिक पदार्थ नहीं होंगे, यदि कार्बन नहीं होगा तो ना हमारे शरीर का निर्माण होगा, ना पेड़ पौधे बनेंगे, ना किसी प्रकार की CO2 गैस बनेगी, ना ही डिकम्पोजिशन होगा, कोई भी प्रक्रिया बिना कार्बन के कंप्लीट नहीं होती है। यानी कि इकोसिस्टम क्या करता है, जो CO2 आपके एनवायरमेंट में उपस्थित है, उस CO2 को मिट्टी में लेकर आता है, मिट्टी में उसका डिकम्पोजिशन करता है, मिट्टी से वापस प्लांट्स के द्वारा उसको उगाया जाता है, प्लांट इसका जो है CO2 का यूज करते हैं और वापस से क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। वही कार्बोहाइड्रेट दोबारा से टूटता है, डिकम्पोज होता है और वापस से CO2 गैस बन जाती है। तो CO2 का ये जो चक्कर है, इसमें देखो CO2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार्बन। तो कार्बन का ये जो पूरा चक्कर है, ये आपके क्या होता है, ये इकोसिस्टम का एक अहम कार्य है। इसी प्रकार हर चीज को घुमाने का काम किसका है, इकोसिस्टम का। चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे आपके कार्बन हो, और जितने भी तत्व हो, उन सब को घुमाने का काम किसका है, उन सब का चक्रण करने का काम आपके इकोसिस्टम का है, पारिस्थितिकी का है, ठीक है। दूसरी चीज ऊर्जा का प्रवाह है। ऊर्जा का प्रवाह है कैसे, जैसे मैं हूं, अब मैं एनर्जी कहां से ले रहा हूं, ठीक है। आप हो, आप एनर्जी कहां से ले रहे हो, आप कहोगे सर हम तो खाना खाते हैं, हम तो क्या खाते हैं, हम तो खाना खाते हैं। ये क्या हो गया, हम तो क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, आप खाना खाते हो, लेकिन ये खाना कहां से आया, कि सर ये तो मुख्य रूप से पेड़ पौधों से आया है। कहां से आया है, पेड़ पौधों से आया है। कुछ कहेंगे सर हम तो जो है जानवरों से लेते हैं, कैसे लेते हैं सर, हम तो मांसाहारी है, मांस खाते हैं, ठीक है। सर इन्वर्टर चालू कर देना, हम तो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। तो बेटा मांस खाने वाले भी तो जो है पेड़ों पे ही डिपेंड है, क्योंकि पेड़ कहीं ना कहीं आगे चल के क्या हो रहे हैं, इन पेड़ों को जानवर खा रहे हैं। कौन खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं। एक मिनट रुको भाई। अगली लाइटें, चलो। तो ये बातें हैं, क्या कह रहा था मैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये जानवर भी क्या करते हैं, पेड़ पौधों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है भाई। घास फूस खाते हैं तो पेड़ पौधे पे डिपेंड है। इसका मतलब जो हमारे पास खाना आया वो पेड़ पौधों से आया, और पेड़ पौधों के पास जो खाना आया वो प्रकाश संश्लेषण से आया। किससे आया, प्रकाश संश्लेषण से। अब इसको मैं एनर्जी के रूप में देखता हूं, ठीक है। खाने वाने को सबको भूल जाओ, सूर्य था, ठीक है, सूर्य से क्या मिली, ऊर्जा मिली। वो ऊर्जा किसके रूप में आई, प्रकाश के रूप में आई। प्रकाश की ऊर्जा को, एक ऊर्जा का नियम होता है, आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना तो हम मिटा सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। अभी हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम ऊर्जा को बना सके और ऊर्जा को मिटा सके, ये कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। इस पे और चर्चा करेंगे, क्यों नहीं है ये बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी ये समझो कि ना तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। तो सर हम क्या कर सकते हैं, हम जो कर रहे हैं वो ऊर्जा का रूप परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, उसकी फॉर्म को क्या कर रहे हैं, चेंज। यहां पर प्रकाश ये ऊर्जा थी, यानी कि प्रकाश के रूप में ऊर्जा थी, उसको आपने रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। किसमें बदल दिया, रासायनिक पदार्थ बना दिए, तो ये रासायनिक ऊर्जा बन गई। इसका मतलब यहां पर रासायनिक ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट बन गया, ठीक है, इसके रूप में प्रोटीन बन गया, इसके रूप में कुछ मात्रा में वसा बन गई, और ये सब जाकर आपके पौधों के शरीर के अंदर क्या हो गई, स्टोर हो गई, ठीक है। ये ऊर्जा का ही एक फॉर्म है, ऊर्जा की ही क्या है, एक अवस्था है। इसी ऊर्जा को पेड़ पौधों से किसने लिया, जानवरों ने लिया, हमने लिया, ठीक है। उसी ऊर्जा को पेड़ पौधों से रासायनिक ऊर्जा के रूप में हमने ले लिया।
अब उसी ऊर्जा का उपयोग हम करेंगे, उसका उपयोग करके उसको वापस से क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, एनवायरमेंट में रिलीज कर देंगे, और साथ में हम क्या करेंगे, जो है ऊर्जा पे डिपेंड रहेंगे। या मान लो हमें कोई खाएगा, हमें कौन खाएगा, हम डिकम्पोज हो जाएंगे, यानी कि हम मर जाएंगे, तब सूक्ष्म जीव हमारा उपयोग कर लेंगे। ठीक है, कौन करेंगे, सूक्ष्म जीव हमें खा जाएंगे। अब ये सूक्ष्म जीव भी तो हमारे से रासायनिक एनर्जी के रूप में ही तो काम में ले रहे हैं। अब वही रासायनिक एनर्जी सूक्ष्म जीवों में जा चुकी है, सूक्ष्म जीव इधर उधर एक्टिविटी करके उसको क्या कर देते हैं, जो है वापस से रिलीज कर देंगे। आपने देखा होगा कभी कभी जो है कई प्रकार के जो टेम्परेचर भी एक तरह की क्या होती है, फॉर्म ही होती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो टेम्परेचर है वो ऊर्जा का ही एक रूप है। हम ये कहते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इससे ना ऊपर जाते हैं ना नीचे रहते हैं, नॉर्मल यहाँ पर ही रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब उस टेम्परेचर को मेंटेन हम सर्दियों में भी करते हैं, उस टेम्परेचर को मेंटेन हम गर्मियों में भी करते हैं, तो दोनों में ही हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, फॉर्म बदल रही है उसकी। ठीक है, तो ये दो काम होते हैं, एक तो ऊर्जा का प्रवाह करता है आपका इकोलॉजी, और दूसरा आपका पदार्थों का पुनः चक्रण करता है। ये जो जितना भी साइकिलिंग हो रही है, ये साइकिलिंग आपके किसके द्वारा हो रही है, इकोलॉजी के ही द्वारा ही हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर नोट्स बनाने का सही तरीका बताओ, कैसे क्लास लेकर नोट्स बनाए। देखो बिल्कुल सही बात है ये आपकी, ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आपके नोट्स है ना आपके जिंदगी भर काम में आएंगे, सही बता देता हूं मैं। ठीक है, और ये नोट्स है ना मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से कर रहा हूं, ये चीजें जो है भाई हम किसी से सबसे ज्यादा क्या सीख सकते हैं, उसके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने बीएससी की 4 साल मैंने निकाली। ठीक है, अब मैंने जो गलतियां की वो आप ना करो, इसलिए मैं आपके पास यहाँ पे खड़ा हूं। ठीक है, ऐसा ही होता है, हम भी हमारे टीचर से सीखते थे, या मान लो हमारे किसी बड़े से सीखा होगा, आप भी वैसा ही करो। क्योंकि मान लो किसी की एक पूरी लाइफ है, आपको कोई भी चीज पढ़नी है या कोई भी चीज सीखनी है, तो किसी की आप खुद पूरी लाइफ जीकर देखोगे या किसी की दूसरे की लाइफ से सीख लोगे। ठीक है, मान लो एक आदमी है, उसने खेती की, जिंदगी भर खेती की, और उसने खेती का एक सार निकाल दिया कि खेती में ये सारी चीजें होती है। अब जब आपको ये पता है कि ये सारे प्रोसेस होते हैं, और मान लो आप जो ढूंढ रहे हो वो वहां पे नहीं मिल रहा है, तो फिर आप वो काम करो ही नहीं ना, उसको देखकर ही सीख लो कि हाँ यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो वो चीज है जब आपको ये पता है कि हाँ मुझे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसा कि हम कह रहे हैं, तो यहाँ पर एक सिंपल प्रोसेस है, मैं सिखा देता हूँ आपको। देखो, एक तो नोट्स की खास बात ये होती है कि खुद के नोट्स सिर्फ खुद को ही समझ में आने चाहिए, हमें दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। आपको आकर कोई ये कहे कि भाई तेरे नोट्स बहुत बेकार है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मन ही मन में हंसो, भाई बहुत अच्छा हुआ तेरे समझ में नहीं आया, मुझे तुझे समझाना भी नहीं था। ठीक है, क्या करना है, बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट में बनाना है। साथ के साथ जैसे हम पढ़ रहे हैं, अभी पीडीएफ स्टार्ट करेंगे हम, साथ के साथ हम जैसे जैसे जो जो चीजें साथ में मैं पढ़ाऊंगा वो वहां पे लिखते रहो। कैसे लिखते रहो, जैसे अभी हम इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, इकोलॉजी आपने डाल दी। अब इकोलॉजी में कुछ बातें आपकी सुनने लायक ही है, जो अभी जितनी चीजें मैंने कही वो आपके अधिकतर सुनने के लायक ही थी। ठीक है, उसमें कुछ भी लिखने लायक नहीं था, वो स्टोरी थी जो मैंने आपको सुनाई है। ठीक है, अब ये बातें लगभग आपको पता भी है, कुछ नहीं पता है तो आपने ऐड कर ली, भाई हाँ ऐसा होता है, और ये बिल्कुल जनरल बात थी, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा और फिर मुझे याद हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हम जो नॉर्मली देख रहे हैं उसको बस कनेक्ट करना था कि हाँ हाँ ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इकोलॉजी की पहली बात आ जाती है कि परिभाषा। परिभाषा को आप लिखना चाहो तो 2 लाइन छोड़ दो, या साथ के साथ लिखो तो पूरा लिख लो, क्योंकि थोड़ा सा ऑथेंटिक हो जाता है, क्योंकि कभी कभी परिभाषा पूछ ली जाती है। ठीक है, उसके बाद में कि परिभाषा के, मान लो हम बात कर रहे हैं कि इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इकोसिस्टम में डायरेक्ट लिखो कि इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिकी का ही एक क्या है, भाग है, तो सीधा उसको लिखो कि वो क्या है, एक तरह का भाग है। आगे कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ भाग लिख लो। अब क्या है कैसे है ये आपको पता है, दूसरों को नहीं समझाना है। फिर आपने लिख दिया, मान लो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है, एक तो ये क्या है, पारिस्थितिकी का पार्ट है। दूसरी बात, इसका जो शब्द है डायरेक्ट लिखो, टर्म किसने दी, एजिटेंस लेने दी, किसने दी, एजिटेंस लेने, सीधा लिख लिया। उसके बाद में आ जाओ, डायरेक्ट लिखो, इसके जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं, लिख लिया, फिनिश कर दो, 1-2 एग्जाम्पल लिख दो उनके। ठीक है, आ जाओ डायरेक्ट इकोलॉजी के
घटक, हेडिंग डाल ली, उसके बाद में डायरेक्ट दो घटक लिखो, जैविक है अजैविक है, ठीक है। जैसी आपकी राइटिंग है वैसे लिखो, कोई जरूरत नहीं है नोट्स में राइटिंग बैठाने की, साथ के साथ लिख रहे हो तो साथ के साथ जैसी राइटिंग बैठ रही है वैसे लिखो, ठीक है। इसके साथ में जैविक अजैविक लिख लिया, 2-3 एग्जाम्पल लिख लिए, आगे बात समझ में। इसमें ध्यान ये रखो कि कंजूसी मत करो, कॉपी को थोड़ा सा है ना जो बड़े मतलब बड़े लिखने से मतलब ये है कि एक एक दो दो लाइन बीच में छोड़ते रहो टॉपिक में, जैसे ही हम हेडिंग चेंज करते हैं 2 लाइन बीच में छोड़ दो, ताकि बाद में कोई ऐड करना हो, पीडीएफ देखकर हम कोई नई चीज ऐड करना चाहे तो वहीं पे बीच में ऐड कर ले, इसके बाद में आपको पीडीएफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो चीजें आपको जितनी कवर करनी थी, एक तो क्लास में कवर हो गया, एक आपका रिवीजन के तौर पे आपने नोट्स बना लिए, और दूसरा जब आप नई क्लास देखोगे, ठीक है, जब दोबारा से इसको पढ़ोगे आपका 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा एक टॉपिक का, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें वहीं पे दिख जाएगी। पार्ट है कितनी जो है, टर्म किसने दी, एजिटेंसले ने दी, प्रकार 2 है, घटक 2 है, ये घटक है, सीधा सीधा मतलब टाइम ही नहीं लगता ऐसी चीजों में, और ऐसी चीजों में आपको टाइम खराब भी नहीं करना है। जिन चीजों को हम जल्दी कवर कर सके उनमें टाइम खराब भी नहीं करना है। आई बात समझ में। इस प्रकार से नोट्स बनाने हैं, साथ के साथ ही बनाने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि एक बार बैठे बैठे सुनो फिर जो है मतलब एक बार पूरी क्लास लो उसके बाद में पीडीएफ खोलो फिर नोट्स बनाओ, ऐसा नहीं करना है। साथ के साथ जितनी चीजें हैं उनके साथ ही जो है आपके नोट्स बनाते हुए चलो, लास्ट में 3 या 4 लाइन प्रत्येक पेज में छोड़ते हुए चलो। क्यों छोड़ना है, बाद में कोई चीज ऐड करनी हो तो हम वहां पर ऐड कर सके, ठीक है। इसके अलावा बीच में भी जब हम हेडिंग चेंज करते हैं उस टाइम पे 2 लाइन बीच में छोड़ दो, ठीक है। बाद में कुछ ऐड करना हो, कुछ रह गया हो, मान लो मेरे से ही कुछ रह जाए, ठीक है, तो वो चीज मैं बाद में ऐड करवाऊं कि भाई ये एक टॉपिक और लिख लेना, इसमें ये एक पॉइंट और लिख लेना, तो वो बाद में वहां पर ऐड कर सको, ठीक है। और वैसे भी ये नोट्स आपको किसी को दिखाने नहीं है, किसी को समझाने नहीं है, ठीक है, खुद को समझने हैं, तो खुद की राइटिंग में खुद को जैसे समझ में आए वैसे लिखो, ठीक है। जो चीज आपको बिल्कुल अभी तक पता ही नहीं थी और पहली बार पता चली है, उस चीज को थोड़ा सा जो है लेंथ में लिख लो, यानी कि उसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल 1-2 बातें और लिख लो, ताकि उसके बारे में आप भूलो ना। भाई नई चीज सीखते हैं तो उसके बारे में जल्दी से भूल जाते हैं, अभी तो आप शॉर्ट में लिख लोगे, बाद में क्या पता उसको देखो और कुछ याद ही ना आए, भाई ये क्या था मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे जो है उसके साथ में कोष्टक में कुछ लिख लो, भाई ये चीज बता रहा है, ठीक है, इसके साथ में। फिर भी ना आए तो पीडीएफ पड़ी है, पीडीएफ खोल के देख लेना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है नोट्स बनाने का, इससे बेस्ट और कुछ नहीं है, ठीक है। नोट्सों को ना सजाना है ना किसी को दिखाना है, लड़कियों की आदत होती है ये बहुत अच्छे अच्छे पेन लेके आ जाती है, 3-4 कलर के पेन लाती है, बीच में उनमें हेडिंग डालती रहती है, अंडरलाइन करती रहती है, और इसी में पूरा टाइम खराब हो जाता है, ठीक है। करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये देख लेना चाहिए कि हमारे पास कितना टाइम है, ठीक है। आपके पास टाइम है, ये होता है लड़कों में भी होता है, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा उसी में जो है प्रेजेंटेशन में ही हमारा टाइम ज्यादा खराब कर देते हैं, सजाने में कॉपी को, ठीक है। सजाना नहीं है, अपने दिमाग को सजाना है कि दिमाग में जाकर फीड हो जाए, ये चीज मेरे दिमाग में जाकर सेट हो जाए, बस वो करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे हो रहा है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसको ऐड कर रहे हो। बात समझ में आई? तो यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या बनाने हैं, ये बातें हो गई। इसके बाद में आगे चलते हैं तो कहां तक आ गए थे हम, हाँ कार्यों की बात कर रहे थे, 2 इंपॉर्टेंट कार्य हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब देखो इसमें जो है आज क्लास होगी ना उसमें इतना ही होगा, फिर आगे इसके बाद हम बात करेंगे। एक बार हम रिवीजन के तौर पे पीडीएफ देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। कोई भी इश्यू हो तो कमेंट करके पूछ लिया करो, नोट्सों के बारे में, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, ये सारी चीजें पूछ लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहां पर देखो, पारिस्थितिकी तंत्र वह प्रणाली है जो पर्यावरण के सभी जैविक अजैविक घटकों के एकीकृत होने से बनती है। एकीकृत का मतलब परस्पर संबंध से बनती है, दोनों एक जगह आ जाते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, पारिस्थितिकी तंत्र को पहले बायोकोनोसिस, ठीक है, एक नाम तो ये था, होलोकोम्स एक नाम ये था, और बायोसिस्टम एक नाम ये था, लेकिन इनमें से पॉपुलर जो नाम है आपका पारिस्थितिकी इकोसिस्टम ही था, वो इकोलॉजी था, ठीक है। इसलिए ये नाम आजकल ज्यादा पॉपुलर है, ये यूज करते हैं, ठीक है। इकोलॉजी ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। पहले ये नाम थे लेकिन ये इतने प्रभावी नहीं हुए, ठीक है। लेकिन पारितंत्र शब्द सबसे अधिक प्रयोग में लिया गया, ठीक है। इकोसिस्टम सबसे ज्यादा यूज में लिया गया। ये बेसिक बात है कि समुद्र में बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, कृषि क्षेत्र एक इकोसिस्टम है, तालाब भी एक इकोसिस्टम है, ये सब बातें हमने कर ली है। यहाँ पर ध्यान दो, जो स्मिथ है उनके अनुसार पारिस्थितिकी के कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं, ठीक है।
क्या लक्षण होते हैं? पहली बात तो पारिस्थितिकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई पारितंत्र होता है। ठीक है, अभी मैं कह रहा था कि पारितंत्र पारिस्थितिकी का ही एक पार्ट है, एक छोटा सा क्या है, भाग है। अलग अलग प्रकार के पारितंत्र मिलकर अलग अलग प्रकार के क्या बनाते हैं, जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, वो बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारे शरीर की इकाई है ना कोशिका, हम ये कहते हैं शरीर की काम करने वाली इकाई भी कोशिका है और संरचना बनाने वाली इकाई भी कोशिका है। उसी प्रकार पारितंत्र की काम करने वाली इकाई भी पारितंत्र वो ये इकोलॉजी की काम करने वाला जो सिस्टम है वो भी पारितंत्र है और उसका जो संरचनात्मक सिस्टम है वो भी पारितंत्र है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, विविधता। विविधता खूब देखने को मिलेगी। जैसे खेत में जाओ, आप गेहूं उगा रहे हो लेकिन साथ में जो है बथुआ उग जाता है और बहुत सारी चीजें घास फूस उग जाती है। कहां से आई वो? क्योंकि पारितंत्र की ये विशेषता है कि उसमें विविधता आ जाती है। अब कहां से आती है, कैसे आती है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन आ जाती है। जंगलों में देखो आप, करोड़ों स्पीसीज, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज आती है, जाती रहती है, यानी कि विलुप्त भी होती रहती है, नई स्पीसीज आती भी रहती है। ठीक है, और ये आपको जो है पानी वाले इलाके हैं वहां अलग देखने को मिलता है, मरुस्थलों में अलग देखने को मिलता है। ठीक है, खेतों में अलग देखने को मिलता है। इसका मतलब पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसमें आपको क्या देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है। फिर है ऊर्जा का प्रवाह है और सामग्री का चक्रण, अभी हमने बात की थी। दो ही काम है इसके इंपॉर्टेंट, एक तो ऊर्जा को घुमाता है, एक जो कि जितने भी आपके कार्बनिक पदार्थ है, जितने भी ऑक्सीजन है, सभी चीजों को ये घुमाने का काम करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बाद में आ जाओ ऊर्जा की आवश्यकता। किसी भी पारितंत्र को बनाए रखने के लिए एनर्जी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, हम जो है एक दूसरे पे डिपेंड है, वो किसके लिए डिपेंड है, एनर्जी के लिए। हम जो है मान लो मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, हम जो है पेड़ पौधों से रोटी खाते हैं, यानी कि वहां से अनाज ले रहे हैं, फल फ्रूट ले रहे हैं। तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए। एक मुख्य इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऊर्जा चाहिए, वो हमें मिलनी चाहिए, कहीं से ही मिलो, कैसे ही मिलो। तो इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होती है, ऊर्जा। और जिससे इकोसिस्टम में जितनी जटिलता होती है, जटिलता का मतलब जितनी अलग अलग प्रकार की वेराइटीज, जितने जो है एक दूसरे पे जितने ज्यादा डिपेंड रहेंगे, उतना ही ज्यादा उस पारितंत्र में क्या होगी, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे बात समझ में, ये चीज होती है। परिपक्वता, मेच्योर होता है। पर्यावरणीय सीमाएं, कुछ हद तक जो अलग अलग प्रकार की सीमाएं होती है। ठीक है, और पर्यावरणीय परिवर्तन, एक चीज ये देखने को मिलती है पारिस्थितिकी में कि कंटिन्यू परिवर्तन होता रहता है। पहले पृथ्वी कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, अभी कुछ और है और आगे वाले टाइम में कुछ और हो जाएगी। देखते हैं, हम कहते हैं डायनासोर विलुप्त हो गए, हम कहते हैं वो प्लांट की स्पीसीज विलुप्त हो गई। ठीक है, फिर हम ये कहते हैं कि आजकल ये चीज नई दिखने लग गई है। ठीक है, ये आजकल जो है ये जीव अलग से दिखने लग गया है, इसकी संख्या बढ़ रही है। ये चीजें परिवर्तन का ही नियम है। जैसे हम है, हमारी पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ रही है, ये परिवर्तन को बताता है। तो पारिस्थितिकी कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, एक जगह नहीं है, ये परिवर्तनशील है और परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, हमेशा परिवर्तन चलता रहेगा। ठीक है, तो एक खास बात इसकी ये भी है कि ये परिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन कंटिन्यू चेंज आता रहेगा, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। पारिस्थितिकी के प्रकार मैंने बताया था, प्राकृतिक होता है, जैसे जलीय हो गया, स्थलीय हो गया, जंगल हो गए, घास हो गए, रेगिस्तान हो गए, जल में मीठे पानी वाले झील, तालाब, नालियां, समुद्र में आपके महासागर, सागर, मुहाना। ठीक है, कृत्रिम की बात करें तो ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं, कृषि भूमि पारिस्थितिकी तंत्र का एक एग्जांपल है। अन्य की बात करें तो सूक्ष्म जीवों का एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है और अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र भी होता है। ठीक है, आजकल ये डेवलप हो गया है कि अंतरिक्ष में जो लोग रहते हैं वो वहां पर क्या करते हैं, कुछ मात्रा में जो है कुछ विशेष स्पीसीज को उगाते हैं। ठीक है, कुछ एलगी होते हैं, उनको ऑक्सीजन के लिए उगा लेते हैं या खाने के लिए उगा लेते हैं, तो वहां का एक अलग इकोसिस्टम होता है। ठीक है, इसके अलावा सूक्ष्म जीवों का एक अलग इकोसिस्टम होता है। आपने देखा होगा कि मिट्टी में करोड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, तो वो वहां की मिट्टी को तोड़, वो जो कार्बनिक पदार्थ है उनको तोड़ रहे हैं, उनको खा रहे हैं, उनसे ऊर्जा निकाल रहे हैं, जो पदार्थ है उनको जो है खनिजीकरण कर रहे हैं, उसका इनऑर्गेनिक फॉर्म में उनको लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रक्रिया चल रही है ये मिट्टी में चल रही है, तो वहां का जो पारितंत्र है वो आपका सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, ये बातें होती है। फिर आ जाता है संरचना। संरचना में एक तो जैविक घटक होते हैं और जैविक घटकों में देखो ये चीजें मैंने आपको बताई नहीं है। जैविक घटकों में एक तो होते हैं उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो पौधे हो। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं यानी कि खुद अपना भोजन बना सकते हैं वो उत्पादक होते हैं। इनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या बोलते हैं?
प्रोड्यूसर, या इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब खुद का भोजन खुद बनाने वाले, हिंदी में बोले तो स्वपोषी, हिंदी में बोले तो स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। दूसरी चीज, उपभोक्ता, जो इनके द्वारा बनाई गई ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, इनके द्वारा बनाए गए भोजन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ये पहले वाले जो ऑटोट्रॉप्स हैं उन पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि हम आ गए, इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव आ गए, ये सारे इसी में आते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे वो सर्वाहारी हो, सभी क्या होते हैं, मैक्रो उपभोक्ता है। और जो माइक्रो उपभोक्ता है उनकी बात करें तो ये आपके मुख्य रूप से क्या होते हैं, बैक्टीरिया, कवक, ये सब भी क्या होते हैं, पेड़ पौधों पे ही डिपेंड रहते हैं ऊर्जा के लिए। आई बात समझ में? तो ये दोनों चीजें हैं, ये आपके उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है। बाकी इन चीजों को हम आगे जब ये पढ़ेंगे ना, जिसको हम कहते हैं फूड चेन, तब वो डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है। अजैविक घटकों की बात करें तो जलवायु हो गए, अजैविक तत्व हो गए, कार्बनिक यौगिक हो गए, तापमान, वर्षा, प्रकाश हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हो गई। ये सारे क्या होते हैं, अजैविक घटक, इनमें कोई जीवन नहीं है। कार्यों की बात करें तो ऊर्जा का प्रवाह है एक उपभोक्ता से, ठीक है, एक श्रृंखला की जो एक स्टेप होती है उससे अगली स्टेप में क्या होता रहता है, ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, ऊर्जा आगे बढ़ती रहती है। सामग्री का चक्रण, दूसरा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का क्या हो सकता है, जितने भी हमारे पास वो है सभी का क्या होता रहता है, चक्रण होता रहता है, ये सभी आगे बढ़ते रहते हैं। स्थिरता और होमियोस्टेटिस, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में हमें एक ठहराव भी देखने को मिलता है। ठीक है। क्या देखने को मिलता है, ठहराव, यानी कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच में एक संतुलन देखने को मिलता है। ठीक है। जब हम बढ़ने लग जाएंगे, अजैविक घटक बढ़ेंगे, इसका मतलब वो जैविक घटक बढ़ेंगे, इसका मतलब अजैविक घटकों पर जो है दबाव पैदा होगा, क्योंकि हम इनका यूज करते हैं। ठीक है। इन पर दबाव पैदा होगा तो स्वाभाविक सी बात है एक टाइम के बाद में ये बहुत कम हो जाएंगे, तो हमारी संख्या भी ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। जब हमारी संख्या कम होगी फिर इनकी संख्या वापस बढ़ जाएगी। तो ये जो संतुलन है ये बना रहता है। ठीक है। जीवों और अजैविक घटकों के बीच में क्या रहता है, संतुलन ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमेशा संतुलित रहता है। इतनी ज्यादा मात्रा में ऐसा नहीं होता है कि हम संपूर्ण संसार के जितने भी वो आपके संसाधन है उनका हम उपयोग कर ले, इतनी कैपेसिटी हमारे में नहीं है। ठीक है। ये चीज देखने को मिलती है। खाद्य श्रृंखलाएं और जाल होता है, इन दोनों की हम जो है अच्छे से चर्चा करेंगे। अलग अलग प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल स्तर होते हैं, जैसे यहाँ से पादप थे, पादप को हिरण ने खा लिया, हिरण को शेर ने खा लिया, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका एक ट्रॉपिकल लेवल हो गया। ठीक है। इनकी भी हम बात करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, और विकास में जो है कंटिन्यू इनका विकास होता रहता है, ये भी एक इसका काम होता है। ठीक है। मान लो पहले पारिस्थितिकी तंत्र एक छोटा सा था, आपने एक छोटा सा खेत लगाया था। ठीक है। अब उस खेत में धीरे धीरे दूसरे पौधे आते रहते हैं, नए पौधे वहां पर आएंगे, यदि आप उसको छेड़ोगे नहीं तो वहां पर ऑटोमेटिक ही पेड़ उग जाएंगे, नए पौधे बन जाएंगे, तो ये पारिस्थितिकी का डेवलप हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट भी होता रहता है। तो ये आपके काम है और सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब ये जो पारिस्थितिकी तंत्र के ये सारे काम हैं, इनको हम एक एक करके, दो इंपॉर्टेंट काम है, ऊर्जा का प्रवाह और सामग्री का चक्रण, इनको हम अगली क्लास में अच्छे से देखेंगे। ठीक है। इनको हम अगली क्लास में क्या करेंगे दोस्तों, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है आप इसके नोट्स वोट्स बना लो और अगली क्लास के लिए तैयार रहो। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।